इस वीडियो में 5 अध्याय दिए गए हैं जिनमें आपको शांत रहने के फायदे के बारे में बताया गया है। अध्याय नंबर 1, विवाद। विवादों में चुप रहना एक महत्वपूर्ण और समझदारी भरा कदम हो सकता है जो हमारी मानसिक शांति और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में मदद करता है। हम जब किसी विवाद में फंसते हैं तो हमें अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं पर संयम बनाए रखना चाहिए। इस लेख में हम ये समझेंगे कि विवादों में क्यों चुप रहना चाहिए और इसके कई सकारात्मक पहलुओं पर विचार करेंगे। नंबर 1, मानसिक शांति का महत्व। विवादों में शामिल होना अक्सर मानसिक तनाव और चिंता को बढ़ाता है। यदि हम किसी ऐसे मुद्दे पर बहस कर रहे हैं जिसमें हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो ये हमारी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। चुप रहकर हम अपने मन को शांति देने में सफल हो सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। जब हम बिना किसी तर्क के अपनी राय व्यक्त करने से बचते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। नंबर 2, भावनाओं के बजाय तर्क का प्रयोग करना। कभी कभी विवादों में हमें गुस्सा या उत्तेजना हो सकती है जिससे हम बिना सोचे समझे कुछ कह सकते हैं। यदि हम इस स्थिति में चुप रहते हैं तो हम अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं और तर्कसंगत तरीके से किसी मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। इससे हम भविष्य में कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो हमें पछतावे का कारण बने। नंबर 3, विवादों का नकारात्मक प्रभाव। विवादों का बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है, खासकर यदि ये किसी करीबी रिश्ते या मित्रता में हो। जब हम किसी से बहस करते हैं तो हम अपनी बात को सही साबित करने के प्रयास में रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चुप रहकर हम विवाद को और बढ़ने से रोक सकते हैं और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रख सकते हैं। नंबर 4, समय और ऊर्जा की बचत। विवादों में शामिल होना समय और ऊर्जा की बर्बादी हो सकती है, खासकर यदि वे समाधान की बजाय सिर्फ तर्क वितर्क पर आधारित हो। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और समय को सकारात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। ये हमें आत्मविकास और उत्पादकता में मदद करता है। नंबर 5, विवाद से बचने का तरीका। कई बार विवाद ऐसे मामलों पर होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते। यदि किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग है तो हम उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय चुप रहकर स्थिति को और बिगड़ने से रोक सकते हैं। चुप रहना एक प्रकार का समझौता भी हो सकता है जिससे हम विवाद को और अधिक बढ़ने से रोक सकते हैं। नंबर 6, दूसरों को समझने का अवसर। जब हम चुप रहते हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अवसर देते हैं। इससे हमें ये समझने का मौका मिलता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है और उसकी चिंता क्या है। ये सामूहिक समझ को बढ़ाता है और विवाद को हल करने में मदद करता है। नंबर 7, नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचना। कई बार विवादों में हमारी प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है जो हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। यदि हम चुप रहते हैं तो हम न केवल खुद को अपमानजनक स्थिति से बचाते हैं बल्कि अपनी इमेज भी बनाए रखते हैं। हमारी चुप्पी यह संदेश देती है कि हम किसी और की बातों से परेशान नहीं हैं और हम खुद को छोटी बातों से प्रभावित नहीं होने देते। नंबर 8, सामाजिक स्थिति का महत्व। हम जब विवादों में भाग लेते हैं तो हमारी छवि समाज में कैसी बनती है इसका भी एक महत्व है। सार्वजनिक रूप से बहस करने से हमारी छवि को नुकसान हो सकता है। चुप रहकर हम अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति को बनाए रख सकते हैं। यह अन्य लोगों के प्रति सम्मान और समझदारी का संकेत है। नंबर 9, समाधान का समय। कई बार जब हम चुप रहते हैं तो हमें ये सोचने का समय मिल जाता है कि क्या वास्तव में यह विवाद महत्वपूर्ण है या नहीं। समय के साथ हम उस मुद्दे को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और एक उचित समाधान खोज सकते हैं। इससे हम बिना किसी तनाव के मुद्दे का हल निकाल सकते हैं। निष्कर्ष, विवादों में चुप रहना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ये कई बार हमें मानसिक शांति, स्वस्थ रिश्तों और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। चुप रहकर हम अपने समय और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकते हैं और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रख सकते हैं। ये हमें खुद को समझने और अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने का अवसर भी देता है।
इसलिए ये कहा जा सकता है कि विवादों में चुप रहना एक बुद्धिमानी और सशक्त कदम हो सकता है। अध्याय नंबर 2, क्रोध। क्रोध में शांत क्यों रहना चाहिए? क्रोध एक स्वाभाविक मानवीय भावना है जिसे कभी कभी हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं से उत्पन्न किया जा सकता है। यह एक तीव्र और मानसिक तनाव की स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को अपनी सोच और तर्क शक्ति का संतुलन खोने का खतरा होता है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके विचार, शब्द और कार्य अक्सर अपरिपक्व या अव्यवस्थित हो सकते हैं, जिससे उसे पछतावा हो सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि क्रोध के समय चुप रहना चाहिए। इस लेख में हम जानेंगे कि क्यों क्रोध के समय चुप रहना चाहिए और इसके लाभ क्या हैं। नंबर 1, क्रोध और तर्क की कमी। क्रोध के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क पूरी तरह से तनावग्रस्त होता है और यह स्थिति तर्क शक्ति को प्रभावित करती है। व्यक्ति अपने विचारों और निर्णयों को सही तरीके से नहीं सोच पाता है। इस समय तर्कपूर्ण और शांतिपूर्ण निर्णय लेने में कठिनाई होती है। क्रोध के प्रभाव में व्यक्ति अनियंत्रित रूप से कुछ भी कह सकता है या कर सकता है, जो बाद में पछतावा और अफसोस का कारण बनता है। इसलिए जब आप क्रोधित हो तब चुप रहना और शांत होना आपके और दूसरों के लिए बेहतर होता है। नंबर 2, वचन की शक्ति। हमारे शब्दों की बड़ी ताकत होती है। क्रोध में कहे गए शब्द अक्सर ऐसे होते हैं जो दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं और रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन शब्दों से किसी का दिल टूट सकता है और बाद में उन्हें सुधारना या वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। चुप रहकर हम न केवल अपने आप को गलत शब्दों से बचाते हैं, बल्कि हम दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य पर असर। क्रोध केवल मानसिक स्थिति ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो शरीर में कोर्टिसोल तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ता है। अगर क्रोध के समय चुप रहकर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 4, रिश्तों में सुधार। क्रोध के समय चुप रहना रिश्तों को बनाए रखने में मदद करता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम बिना सोचे समझे बातें कर सकते हैं जो रिश्तों को नुकसान पहुंचाती हैं। क्रोध के समय चुप रहकर हम उन शब्दों से बच सकते हैं जो रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। इससे हम अपने साथी, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा जब हम चुप रहते हैं तो ये भी दिखाता है कि हम परिस्थिति को समझने और शांतिपूर्वक हल करने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 5, आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति। क्रोध के समय चुप रहकर हम अपने आत्मनियंत्रण को भी मजबूत करते हैं। ये हमारी मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। जब हम खुद को नियंत्रित करते हैं और शांत रहते हैं तो हम अपनी सोच को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। इससे हम अधिक सुसंगत और शांतिपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आत्मनियंत्रण के इस अभ्यास से मानसिक विकास भी होता है, क्योंकि ये हमें अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें सही तरीके से संभालने की कला सिखाता है। नंबर 6, विवादों से बचाव। क्रोध के समय हमारी प्रतिक्रिया अधिक तीव्र हो सकती है और हम अक्सर दूसरों से बहस करने लगते हैं। इन बहसों में कोई ठोस समाधान नहीं निकलता, बल्कि यह सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। यदि हम चुप रहते हैं तो हम ऐसे विवादों से बच सकते हैं जो बाद में बढ़ सकते हैं और अधिक जटिल हो सकते हैं। चुप रहने से स्थिति शांतिपूर्ण रहती है और बाद में इसे हल करने के लिए अधिक सकारात्मक रास्ते मिलते हैं। निष्कर्ष, क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। क्रोध के समय चुप रहकर हम न केवल अपने शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रख सकते हैं, बल्कि हम मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और बेहतर रिश्ते भी बना सकते हैं। चुप रहना एक शक्ति है जो हमें अपनी भावनाओं को समझने, सोचने और सुसंगत निर्णय लेने में मदद करती है। इसलिए जब भी हम क्रोधित महसूस करें, हमें चुप रहकर स्थिति को शांतिपूर्वक हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अध्याय नंबर 3, दुख के समय जब किसी को दुख हो तब चुप रहना क्यों चाहिए, इस विषय पर सोचने के लिए बहुत सारी गहरी बातें हैं।
दुख एक ऐसी भावना है जो किसी भी इंसान के जीवन में कभी ना कभी जरूर आती है, और इसके साथ ही यह एक ऐसा समय होता है जब किसी का मानसिक और भावनात्मक संतुलन टूट सकता है। ऐसे में किसी व्यक्ति की संवेदनशीलता और समझदारी की आवश्यकता होती है ताकि वह स्थिति को सही तरीके से संभाल सके। किसी के दुख में चुप रहना इस कारण से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि कभी कभी शब्दों से ज्यादा मौन की ताकत होती है। नंबर 1, दुख का समय एक संवेदनशील स्थिति होती है। जब कोई व्यक्ति दुख में होता है तो उसकी मानसिक स्थिति बहुत नाजुक होती है। वह व्यक्ति आंतरिक रूप से परेशान होता है और उसकी सोच और प्रतिक्रियाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में किसी को बार बार अपनी बातों से या अनावश्यक सलाहों से और भी परेशान करना गलत हो सकता है। चुप रहकर हम उस व्यक्ति की भावना का सम्मान करते हैं और उसे अपनी भावनाओं को खुद महसूस करने का समय देते हैं। नंबर 2, शब्द कभी कभी अपर्याप्त होते हैं। जब किसी को गहरा दुख हो, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, नौकरी का नुकसान या व्यक्तिगत जीवन में कोई बड़ी कठिनाई, तो उस स्थिति में कोई भी शब्द उस दर्द को पूरी तरह से नहीं समझा सकता। कभी कभी यह भी संभव नहीं होता कि हम पूरी तरह से किसी के दुख को महसूस कर सकें, क्योंकि दुख का अनुभव हर व्यक्ति का अलग होता है। ऐसे में शब्दों के बजाय चुप रहकर हम उस व्यक्ति के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं और यह उसे अधिक आरामदायक महसूस कराता है। नंबर 3, चुप्पी का अर्थ सहानुभूति और समर्थन होता है। जब हम किसी के दुख में चुप रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हम उसे अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उसकी स्थिति को समझ रहे हैं और उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का समय दे रहे हैं। इससे व्यक्ति यह महसूस करता है कि हम उसके साथ हैं और हमें उसकी स्थिति की गंभीरता का एहसास है। ये सहानुभूति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि चुप रहना एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी को और अधिक दर्द देने से बच सकते हैं। नंबर 4, अनावश्यक सलाह देने से बचना। कभी कभी दुखी व्यक्ति को बार बार सलाह देने का प्रयास करना या उसे यह बताना कि उसे क्या करना चाहिए और कैसा महसूस करना चाहिए, उसकी स्थिति को और कठिन बना सकता है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति का दुख और उसके दुख से निपटने का तरीका अलग होता है। यदि हम उस व्यक्ति को ये बताने की कोशिश करते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, तो यह उससे उलट प्रभाव भी डाल सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई प्रियजन खो देता है तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि समय के साथ तुम्हारा दुख कम हो जाएगा, क्योंकि यह उस व्यक्ति के दुख की गहरी अनुभूति को कम कर सकता है। कभी कभी हमें बस चुप रहकर व्यक्ति को यह महसूस कराना चाहिए कि हम उनके साथ हैं और उनका दुख साझा कर रहे हैं। नंबर 5, मौन से तात्पर्य विश्वास और समर्थन से है। जब कोई दुखी होता है तो वह केवल सहानुभूति नहीं बल्कि समर्थन की तलाश करता है। कभी कभी सबसे बड़ी मदद ये होती है कि हम उस व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि उनकी चुप्पी को समझकर उसे सहारा देते हैं। यदि हम शब्दों के बजाय मौन रहते हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि हम उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं और हम उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। नंबर 6, मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना। दूसरे व्यक्ति के दुख में बुरा महसूस करना और उसे अपना समर्थन देने के लिए सलाह देना, ये सब मानसिक दबाव को बढ़ा सकता है। कभी कभी यह सलाह और शब्द खुद हमें भी थका सकते हैं। इसलिए चुप रहकर हम खुद भी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि किस समय हमें बोलने की जरूरत है और कब हमें चुप रहकर सहयोग देना चाहिए। निष्कर्ष, किसी के दुख के समय चुप रहना एक प्रकार से संवेदनशीलता और समझदारी का प्रतीक है। ये सिर्फ व्यक्ति को समय देने का तरीका नहीं है, बल्कि यह उसकी भावनाओं का सम्मान करने का भी एक तरीका है। कभी कभी शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होता है मौन का संदेश, जो हमें ये बताता है कि हम उनके साथ हैं, उनका दर्द समझते हैं और किसी भी असंवेदनशील या गलत सलाह से बचने की कोशिश करते हैं। दुख एक ऐसा भाव है जो केवल समय के साथ ही ठीक हो सकता है, और इस दौरान व्यक्ति को चुप रहकर अधिक समर्थन और सम्मान देने की आवश्यकता होती है। अध्याय नंबर 4, अजनबियों के सामने क्यों चुप रहना चाहिए। अजनबियों के साथ चुप रहने के कई कारण हो सकते हैं,
जो व्यक्तिगत सुरक्षा, सामाजिक स्थिति और मानसिक स्थिति से संबंधित होते हैं। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए हम इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अजनबी से हमारा मतलब उस व्यक्ति से है जिसे हम नहीं जानते और जिनके साथ हम सामान्यतः परिचित नहीं होते। ऐसे लोग हमारे जीवन में कभी कभी होते हैं, चाहे सार्वजनिक स्थानों पर, यात्रा के दौरान या अन्य सामाजिक घटनाओं में। इस संदर्भ में चुप रहना एक समझदारी का निर्णय हो सकता है, जो कई कारणों से आवश्यक है। नंबर 1, सामाजिक सुरक्षा और आत्म संरक्षण। सामाजिक सुरक्षा एक प्रमुख कारण है कि क्यों हमें अजनबियों के साथ चुप रहना चाहिए। अगर हम किसी अजनबी से अत्यधिक बातचीत करते हैं तो हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी, भावनाओं और विचारों को खुला कर देते हैं, जो कभी कभी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। बहुत सी बार अजनबी लोग हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिसे वे आगे किसी गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने परिवार के बारे में या अपनी यात्रा की योजना के बारे में किसी अजनबी से बात करते हैं, तो ये जानकारी उनका किसी शोषण या धोखाधड़ी में मदद कर सकती है। नंबर 2, मानसिक शांति और आराम। अजनबियों के साथ बातचीत से अक्सर मानसिक तनाव हो सकता है। कुछ लोग बिना किसी उद्देश्य के अजनबियों से बात करते हैं, लेकिन कई बार यह बातचीत अप्रिय हो सकती है। इस स्थिति में अगर हम चुप रहते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। लगातार बातचीत करना और अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को लांघना तनाव और चिंता का कारण बन सकता है। चुप रहने से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे सकते हैं और किसी भी अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं। नंबर 3, व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा। आजकल गोपनीयता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है। कई लोग अजनबियों के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी शेयर कर देते हैं, जो बाद में उन्हें नुकसान पहुंचाता है। यदि हम अपनी गोपनीयता की रक्षा करना चाहते हैं तो अजनबियों के साथ चुप रहना सबसे सुरक्षित तरीका हो सकता है। हमें कभी यह नहीं पता होता कि सामने वाला व्यक्ति किस उद्देश्य से हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। हमारी वित्तीय स्थिति, परिवार की जानकारी और निजी जीवन से जुड़ी बातें किसी के द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसलिए अजनबियों के साथ चुप रहकर हम अपनी गोपनीयता को बनाए रखते हैं। नंबर 4, सामाजिक सीमा और शिष्टाचार। हर समाज में कुछ सीमाएं और शिष्टाचार होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। यदि हम किसी अजनबी से बातचीत करते हैं तो यह जरूरी है कि हम उनके व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करें और अपनी सीमाओं का भी पालन करें। अजनबियों के साथ बहुत अधिक बातचीत करना कभी कभी असंवेदनशील और अनुशासनहीन माना जा सकता है। अगर हम बहुत अधिक व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं या अपने बारे में अधिक जानकारी साझा करते हैं तो ये सामाजिक शिष्टाचार का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए चुप रहना अक्सर उचित होता है, खासकर अगर हम यह महसूस करते हैं कि बातचीत की दिशा गलत जा रही है। नंबर 5, सुरक्षा का खतरा। कभी कभी अजनबी लोगों से बातचीत करने से सुरक्षा का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। यदि हम किसी अजनबी से बात करते हैं तो हम कभी नहीं जानते कि वह व्यक्ति किस उद्देश्य से हमारे करीब आ रहा है। समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जिनके इरादे साफ नहीं होते। उदाहरण के लिए, किसी सार्वजनिक स्थल पर एक अजनबी अगर हमारी मदद करने का प्रस्ताव रखता है तो हमें उस पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी एक तरीके का धोखा हो सकता है। हम नहीं जानते कि वह व्यक्ति हमारे साथ क्या करने की योजना बना सकता है। ऐसे में चुप रहना और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना सबसे बेहतर विकल्प है। नंबर 6, अजनबियों की संभावित पहचान नहीं। अजनबी से बात करते वक्त एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम उनकी पहचान नहीं जानते। कभी कभी अजनबी लोग हमारे बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण बना सकते हैं, जो आगे चलकर हमें मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। निष्कर्ष, अजनबियों के साथ चुप रहना एक समझदारी का निर्णय हो सकता है जो हमारी सुरक्षा, गोपनीयता और मानसिक शांति के लिए लाभकारी हो। हालांकि ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि हम अजनबियों से चुप ही रहें, लेकिन जब तक हमें किसी व्यक्ति या स्थिति पर विश्वास न हो, चुप रहना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है।
सामाजिक शिष्टाचार, व्यक्तिगत सीमा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अजनबियों के साथ चुप रहना एक समझदारी और सावधानीपूर्ण कदम हो सकता है। अध्याय नंबर 5, नौकरी में चुप क्यों रहना चाहिए। नौकरी में चुप रहने के कई कारण हो सकते हैं जो व्यावसायिक संबंधों, व्यक्तिगत विकास और कार्यस्थल के माहौल से संबंधित होते हैं। चुप रहने का मतलब केवल मौन रहना नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक कदम हो सकता है जो किसी कर्मचारी को उसके व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आइए हम इसे और विस्तार से समझें। नंबर 1, कार्यस्थल में सम्मान बनाए रखना। नौकरी में चुप रहने का एक बड़ा कारण कार्यस्थल पर सम्मान बनाए रखना है। यदि किसी कर्मचारी ने अपने विचारों और रायों को अत्यधिक व्यक्त किया, तो इससे सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों के साथ रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, खासकर यदि विचार नकारात्मक हो या बहस का कारण बने। सकारात्मक रूप से सोचने और बोलने से न केवल आपकी इमेज अच्छी रहती है, बल्कि आप एक अच्छे टीम सदस्य के रूप में स्थापित होते हैं। चुप रहकर आप अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और किसी भी अप्रत्याशित विवाद से बच सकते हैं। नंबर 2, पेशेवर छवि का निर्माण। हर कर्मचारी को अपने कार्यस्थल पर पेशेवर छवि बनाए रखने की आवश्यकता होती है। कभी कभी अत्यधिक बात करने या व्यक्तिगत विचारों को साझा करने से पेशेवर व्यवहार में कमी आ सकती है। चुप रहना एक संयमित और परिपक्व व्यक्तित्व को दर्शाता है, जो किसी कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है। पेशेवर माहौल में चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप विवेक से काम लेते हुए उचित समय और तरीके से अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। नंबर 3, काम पर ध्यान केंद्रित करना। नौकरी में चुप रहने का एक अन्य कारण है कि इससे कर्मचारी को अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। जब किसी कर्मचारी का ध्यान अधिक बातों या चर्चाओं में नहीं बंटता, तो वह अपने कार्यों को बेहतर ढंग से कर सकता है। इस तरह आप उच्च गुणवत्ता के परिणाम प्रदान कर सकते हैं और अपने पेशेवर जीवन को अधिक व्यवस्थित रख सकते हैं। नंबर 4, कर्मचारी के लिए मानसिक शांति। चुप रहने से मानसिक शांति भी मिलती है। कार्यस्थल पर निरंतर विवाद या बहस में भाग लेने से मानसिक तनाव और थकान हो सकती है। चुप रहकर आप मानसिक शांति और आराम पा सकते हैं, जिससे आपकी कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है। यह मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 5, नौकरी की सुरक्षा। नौकरी में चुप रहने का एक अन्य कारण यह है कि यह नौकरी की सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है। किसी कर्मचारी द्वारा अनुशासनहीन या विवादास्पद बयान देने से नियोक्ता को नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इससे नौकरी पर असर पड़ सकता है। चुप रहकर आप इस प्रकार के जोखिमों से बच सकते हैं और अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित स्थिति बनाए रख सकते हैं। नंबर 6, सकारात्मक माहौल बनाना। किसी कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए भी चुप रहना एक अच्छा उपाय हो सकता है। यदि सभी कर्मचारी अपनी रायों को अत्यधिक व्यक्त करते हैं, तो यह अक्सर विवाद और संघर्ष का कारण बन सकता है। चुप रहकर आप खुद को और दूसरों को विचारशील तरीके से व्यवहार करने की अनुमति देते हैं, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण और सहयोगपूर्ण वातावरण बनता है। नंबर 7, शांतिपूर्ण विवाद समाधान। नौकरी में चुप रहने का एक लाभ यह है कि यह किसी विवाद या समस्या को शांतिपूर्वक हल करने में मदद करता है। जब कोई कर्मचारी किसी विवाद में उत्तेजित होकर बोलता है, तो ये स्थिति को और बिगाड़ सकता है। यदि आप चुप रहते हैं और धैर्य से काम लेते हैं, तो आप विवादों को हल करने के लिए अधिक प्रभावी हो सकते हैं और किसी भी प्रकार के तनाव से बच सकते हैं। नंबर 8, अपने विचारों को समय पर व्यक्त करना। चुप रहना ये भी सिखाता है कि कब अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए और कब नहीं। कभी कभी अपने विचारों को साझा करने का सही समय नहीं होता। चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि कब बोलना और कब मौन रहना सबसे उपयुक्त होता है। निष्कर्ष, नौकरी में चुप रहने के कई सकारात्मक पहलू हो सकते हैं, जैसे कि कार्यस्थल पर सम्मान बनाए रखना, पेशेवर छवि का निर्माण, मानसिक शांति और विवादों से बचाव। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति कभी भी अपनी राय नहीं रख सकता। इसका अर्थ यह है कि जब सही समय हो, तभी अपनी राय और विचारों को व्यक्त करना चाहिए।
ताकि कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बना रहे और व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त हो।